जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। क्लास 9 आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कक्षा 9 का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन गुरुकुल परिवार में आपका। हम बात करें भारतीय संविधान निर्माण की, और भारतीय संविधान निर्माण के बारे में जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो कैबिनेट मिशन आया था उसी की बदौलत भारत के अंदर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। अब इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अंदर इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में 12 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी उसके अंदर संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस संविधान सभा के अंदर जो हमारे नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने संविधान सभा के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव। अब आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। इसको उद्देशिका कह सकते हैं या इसको प्रस्तावना कह सकते हैं। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका और प्रस्तावना जो थी वो रखी गई थी 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1946 को, और इसी के तहत भारतीय संविधान का निर्माण करना था। इस उद्देशिका को, उद्देश्य प्रस्तावना को जो है अलग अलग व्यक्तियों ने, राजनीतिकों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसको संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है, इसको संविधान की कुंडली कहा जाता है, और इसके अंदर संपूर्ण संविधान जो है संसद के अंदर लिखा हुआ है। तो हम बात करेंगे आज कि भारतीय संविधान के अंदर जो है उद्देशिका या प्रस्तावना का मूल रूप क्या है, क्या क्या इसमें बातें लिखी गई है और प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर बुक के अंदर जो सबसे पीछे वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के ऊपर उद्देशिका नाम लिखा हुआ है, और इस उद्देशिका को, उद्देश्य को जो है हम लोग पढ़ करके मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था उसी के माध्यम से उद्देशिका प्रस्तावना का निर्माण हुआ, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत के अंदर जो है भारतीय संविधान, भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान लागू कर दिया गया, और इसी दिवस को गणतंत्र के रूप में, लोकतंत्र के रूप में हम लोग जो है मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि
26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ था, इसके जो लागू हुआ था वो उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य का प्रस्तावना को पढ़ करके शुरू हुआ था, जिसके बारे में मैं आपको उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका को आप लोगों के सामने समझाता हूं। तो सबसे पहले इसके अंदर लिखा हुआ है हम भारत के लोग। भारत, पहली लाइन है इसके अंदर, हम भारत के लोग, भारत, हम भारत के लोग, भारत को, यह चीज लिखी है। इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर इस लाइन का क्या अर्थ है मैं आप लोगों को बता दूं। इसके अंदर इसका अर्थ है हम कि भारत के संविधान का निर्माण, अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया है, न कि किसी राज्य या बाहरी आदमी या किसी दूसरी शक्ति ने किया है। तो कहने का मतलब है कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ हुआ है, हम भारत के लोग का अर्थ हुआ है कि भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ है, भारत के जो संविधान का निर्माण हुआ है वो भारतीयों द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारतीयों द्वारा किया गया है। और अंतिम जो शक्ति किसके अंदर निहित होगी? जनता में निहित होगी, ठीक है ना। तो हम भारत के लोग का अर्थ यह हुआ कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया गया है, न कि किसी अन्य शक्ति द्वारा, अन्य आदमी या देश द्वारा बनाया गया है। पहली लाइन जो है हम भारत के लोग का अर्थ हुआ कि भारत का संविधान जो है भारतीयों द्वारा या भारतीय जनता द्वारा बनाया गया है, न कि अन्य किसी आदमी या देश के द्वारा बनाया गया है। दूसरी इसमें है, यह लिखा हुआ है कि भारत जो देश है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा शब्द इसके अंदर लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उद्देशिका के अंदर प्रस्तावना में दूसरी लाइन जो लिखी हुई है वो लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि लोगों को अपने जुड़े हर मामले पर फैसला करने का उनको अधिकार है। यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि लोगों को, भारतीय जनता को किसी भी मामले पर फैसला करने का अधिकार है, किसी अन्य शक्ति को नहीं है, किसी अन्य शक्ति को नहीं। या बाहरी देश। देखिएगा दूसरी लाइन है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है जिसके अंदर लोगों को किसी भी मामले पर खुद को फैसला करने का अधिकार है। यहाँ की जनता को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के न्यायालयों को फैसला करने का अधिकार है। उस मामले पर अन्य किसी बाहरी शक्ति, किसी बाहरी देश या किसी बाहरी संगठन को हमारे इस मामले पर जो है फैसला देने का अधिकार नहीं है। मतलब भारत खुद अपने आप में खुद की समस्या का समाधान खुद कर सकता है, अन्य किसी को यह अधिकार नहीं है। तीसरी बात इसमें है कि भारत एक समाजवादी देश है। कैसा देश है? समाजवादी। और समाजवादी भी कैसा देश है? लोकतांत्रिक समाजवादी है। भारत एक समाजवादी देश है। कैसा है? समाजवादी देश। भारत कैसा देश होगा? समाजवादी देश होगा। और इसमें भी कैसा समाजवाद? लोकतंत्रात्मक समाजवाद। भारत के अंदर लोकतंत्रात्मक समाजवाद की धारणा को अपनाया गया है। और इसके अंदर यह बात है कि समाज में संपदा समृद्धि रूप से पैदा
होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ किया जाना चाहिए और सरकार जमीन और उद्योग धंधों को की हकदार है। इससे जुड़े कार्य कानून इस तरह से बनाए जाए कि सामाजिक अधिक आर्थिक असमानताएं कम हो। सीधी सीधी बात है, संपूर्ण भारत की संपत्ति पर भारतीय सरकार का अधिकार है। किसका अधिकार है? भारतीय सरकार का अधिकार है। भारतीय समाज की हर संपत्ति पर किसका अधिकार है? भारतीय गवर्नमेंट का अधिकार है और वो इस संपत्ति को समानता के आधार पर इसका बंटवारा करती है। किसके आधार पर? समानता के आधार पर, कि सबको अपना अपना जो है अधिकार प्राप्त हो, ना कोई गरीब रहे ना कोई अमीर, सभी को समानता के आधार पर इस समाजवादी अवधारणा को अपनाया गया है। और साथ ही जो है समाज में किसी भी प्रकार की आर्थिक असमानता न हो। कैसी समानता नहीं हो? आर्थिक असमानता नहीं हो, मतलब सभी व्यक्ति आर्थिक तौर पर जो है समान हो, ना कोई अधिक गरीब हो ना कोई अधिक अमीर हो। यानी कि समाजवादी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ है कि सरकार संपूर्ण भारत की आर्थिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर भारतीय गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा और वो इसका प्रयोग समानता के आधार पर करेगा और समाज में किसी प्रकार की कोई आर्थिक असमानता नहीं होगी। सभी व्यक्ति, चाहे वो उद्योग धंधे हो, खेत हो, घर हो, मकान हो, जमीन जायदाद, इस सभी प्रॉपर्टी का जो है गवर्नमेंट सरकार, भारतीय सरकार जो है समानता के आधार पर इसका प्रयोग करेगी। अगली चीज है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश होगा। कैसा देश होगा? पंथ निरपेक्ष। भारत कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। यानी कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो है हमारे इस उद्देशिका के अंदर मूल रूप से नहीं था। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और आपके ये तीन शब्द जो है बाद में जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये तीनों शब्द जो है आपके बाद में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन सन 1976, ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए थे संविधान सभा के अंदर। और पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत देश किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं करेगा, राज्य धर्म घोषित नहीं करेगा। पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि सभी धर्मों को, भारत के अंदर सभी धर्मों को समानता दी जाएगी। सभी धर्मों को क्या दी जाएगी? समानता दी जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता कहते हैं। पंथ निरपेक्षता का धर्म निरपेक्षता, यानी कि भारत देश किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं करेगा, राज्य धर्म घोषित नहीं करेगा और साथ ही सभी धर्मों को समानता का अधिकार देगा। हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से 6-7 धर्म निवास करते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी, बौद्ध इत्यादि। ये सभी धर्म भारत में निवास करते हैं, तो सभी को जो है समानता का अधिकार दिया गया है और किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। जैसे विश्व के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जहां पर आपके धर्म को अपने धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया है। लेकिन अमेरिका और भारत देश ऐसे हैं जहां पर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। तो आज हम लोगों ने भारतीय संविधान निर्माण के अंदर प्रस्तावना के बारे में पढ़ा है और इस प्रस्तावना के अंदर जो उद्देश्य प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कहा, जिसको 22 जनवरी 1946 को मान्यता प्राप्त हुई और इस के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। और इस भारतीय संविधान जो बना था वो बना था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये बना था। और इसके अंदर जो हमारे सबसे पहला प्रश्न जो है जिसको उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं, और इस प्रस्तावना की पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को
भारत के लोग, भारत का तो कहा है कि भारतीयों द्वारा, संविधान भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारतीय जनता द्वारा बनाया गया है, न कि किसी अन्य शक्ति, आदमी या देश के द्वारा बनाया है। इसके बाद में बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत देश जो है पूरी तरह से अपने आप में प्रभुत्व संपन्न है कि लोगों, इसके अंदर क्या है कि लोगों को किसी भी मामले पर फैसला करने का अधिकार खुद को है, न कि किसी अन्य शक्ति या देश को है। इसके बाद में भारत देश एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक देश है, यानी कि भारत के अंदर पाई जाने वाली समस्त संपत्ति पर गवर्नमेंट या सरकार का अधिकार होगा और वो सरकार इस प्रॉपर्टी संपत्ति को के अंदर समानता के अधिकार का प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति जो है आर्थिक जो है तौर पर गरीब नहीं रहे और वो ज्यादा अमीर नहीं बने, तो इसके अंदर आर्थिक असमानता नहीं लाई जाए, यानी कि आर्थिक तौर पर सभी व्यक्ति समान हो, इसको समाजवादी जो है व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद में पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता। भारत देश किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और सभी धर्मों को समानता का अधिकार देगा। भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, किसी भी धर्म को भारतीय सरकार ने राजकीय धर्म घोषित नहीं किया है, सभी को जो है बराबर के अधिकार दिए हैं, सभी के साथ समानता का अधिकार दिया है। और भारत का जो धर्म है वो है सनातन धर्म। कैसा धर्म है? सनातन धर्म। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी इस उद्देशिका में, उद्देश्य प्रस्तावना में जो ये चीजें लिखी गई है वो हमारे भारतीय संविधान की आत्मा कह सकते हैं, कुंडली कह सकते हैं, या इसका कुंजी कह सकते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव, इस उद्देशिका को या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की कुंडली, संविधान की कुंजी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये लेसन टॉपिक समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। बाकी जो बचा है हम अगली क्लास में लेंगे।